तो बाजार ट्रेड कर रहा है टॉप गियर में। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने बना लिया है नया रिकॉर्ड और 26,100 के ऊपर पहली बार निफ्टी आज निकला है और सेंसेक्स ने क्रॉस कर लिया 85,500 का स्तर। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और अगले एक घंटे में बाजार को लेकर आपकी हम रणनीति बनाएंगे। आपको एक से बढ़कर एक ट्रेडिंग कॉल भी देंगे और कुछ कुछ निवेश वाले शेयर भी जानेंगे जहां पर खबरों का एक्शन आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन एक मार्केट का मेगा पोल भी हमने किया है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, यहां से कौन से शेयर चलेंगे, क्या ट्रिगर्स बनेंगे, ये तमाम सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और इन सवालों को हमने देश के दिग्गज फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सामने रखा है और उनके जवाबों को एक जगह करके हम आपके लिए मेगा पोल लेकर आए हैं। थोड़ी देर में पोल के नतीजे आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज की अगर हम सत्र की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर थोड़ा प्रेशर है। मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पर हमने ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी है। आपको एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी ये संकेत दे रहे होंगे क्योंकि इस वक्त करीब 1000 शेयर हैं तेजी के, लेकिन उससे 1.5 गुना, करीब 1,500 शेयर, उससे भी ज्यादा आज कमजोरी वाले शेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। चुनिंदा ऑटो शेयर बाजार को सपोर्ट करें। इनफैक्ट निफ्टी के जो टॉप 3 गेनर्स हैं वो सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स हैं। मारुति, M&M, टाटा मोटर, ये सारे शेयर चल रहे हैं। चुनिंदा मेटल भी चल रहे हैं और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टॉक्स का भी आज बाजार में जलवा है। जहां पर कमजोरी है वो उसमें आप देखेंगे कि एनर्जी वाले शेयर हैं और कुछ कुछ फार्मा के शेयर आज आपको कमजोर होते हुए दिखेंगे। तो अगले घंटे के लिए आप कहीं जाएगा नहीं, आपकी पूरी की पूरी पक्की वाली प्लानिंग करवाएंगे और कमाई के ढेर सारे मौके भी आपको बताएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स के जरिए। लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज के बाजार के मुख्य जो हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं। 5 बड़ी बातों से चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो नई ऊंचाई पर बाजार पहुंचा है। निफ्टी 26,100 के ऊपर निकलकर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स पहली बार 85,500 के पार है। 300 के आसपास की शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। ऑटो कंपनियां रफ्तार में हैं और रफ्तार शायद ये बनी रहेगी क्योंकि अब जो यहां से अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, श्राद्ध बीतेगा, उसके बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, नवरात्र, उसके बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली, तो आगे ट्रिगर्स भी अच्छे हैं इनके लिए। मेटल शेयरों की चमक बड़ी है। चाइना में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टिमुलस मेजर्स लिए गए हैं, एक के बाद एक कई, RRR यानी कि रिजर्व रेपो रेशियो को घटाया गया, उससे लिक्विडिटी बढ़ी है। कुछ और मीडियम टर्म के बोरिंग रेट्स भी कम किए गए हैं, उसके चलते वहां पर सपोर्ट मिला है। और वेदांता के शेयर में हम देख रहे हैं कि डिविडेंड वाला ट्रिगर है। 8 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है और उसके पहले ये शेयर चल रहा है। चौथे इंटरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार करेगा। तो तमाम शेयर आज भी चल रहे हैं। हालांकि 52 दवाओं के सैंपल फेल हुए जैसा कि हमने आपको हेडलाइन में बताया और उसके चलते फार्मा शेयरों में गिरावट हो रही है। अल्केम, नेटको, ये 2 से 3% आपको गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए आज के सत्र में ये शेयर दिखाई देंगे। तो तैयार हो जाइए, एक्सपर्ट को हम जोड़ लेते हैं और उनके जरिए हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत, SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हेज एंड एल्गोरिदम के राहुल घोष भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में और उनसे भी हम जानेंगे कि बाजार पर उनका व्यू क्या है और उनको बाजार में कहां पर कमाई के मौके दिख रहे हैं। लेकिन अक्षय जी हमारे साथ रेडी हैं। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अक्षय जी, मोमेंटम पूरी तरह से इंटैक्ट है। 26,000 के आसपास 2 दिन बाजार ने समय बिताया। आज हमने 26,100 का शिखर भी पार कर लिया। आप बताइए, तेजी करनी है मौजूदा लेवल पर, नई तेजी, या फिर जो ऑलरेडी तेजी में है वो अपनी पोजीशन को होल्ड करें, स्टॉप लॉस को ऊपर खिसका खिसका के? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो बिल्कुल तेजी बरकरार है। नए शिखर जो छू रहा है, निफ्टी 26,000 भी पार कर चुका है और अभी अक्टूबर सीरीज की तैयारी कर रहा है। तो अब तक जो डेटा पॉइंट्स में देख रहा हूँ, रोल ओवर काफी मजबूत है। लॉन्ग बेट्स जो है वो रोल हो रहे अक्टूबर सीरीज में एज फार एज निफ्टी गोज और कुल मिला के मोमेंटम पैरामीटर्स में काफी स्ट्रांग है निफ्टी। तो थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है प्राइस पैटर्न चार्ट्स जो है वो, पर यहां से अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको बहुत ही नजरिया शॉर्ट टर्म का रखना है। 2-2 3 दिन की ट्रेडिंग करनी है। फिलहाल जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो है 25,850 स्पॉट बेसिस पे निफ्टी। और कल नई सीरीज होते के चलते आपको कोई एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। कल निफ्टी का रिजिक भी है, तो मेरे हिसाब से जो अगर टारगेट एरिया प्रोजेक्ट करना हो यहाँ पे निफ्टी की, तो 26,225 ये पहला टारगेट हो सकता है। छोटे टारगेट से आपको काम करना है। और 26,300, तो ये 2 छोटे टारगेट के साथ में छोटे टाइम ड्यूरेशन से अगर नया ट्रेड लूंगा तो ये मेरी रणनीति रहेगी। और जिनके पास है उनको
25,850 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में बने रहने। तो कुल मिला के अभी भी तेजी का ही माहौल है, कोई भी रिवर्सल के संकेत अभी तक दिख नहीं पा रहे। रिवर्सल के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, रोल ओवर हम कल के सत्र में हमने देखा था कि वो 65% के आसपास के रोल ओवर थे। अभी मैं देख रहा हूँ जो अगली सीरीज में यानी कि अक्टूबर सीरीज में जो पोजीशन जो रोल हुई है निफ्टी में वो है 70% के आसपास की। 1 घंटे का सत्र बचा है, हो सकता है कि यहाँ से 72% 73% के आसपास के रोल ओवर दिख जाए, लेकिन निश्चित तौर पर 25,850 सपोर्ट आप वहाँ पर कर लीजिए। 25,850 900 की रेंज में जो भी आपको कंफर्ट बैठता है, और 25,100 और 25,200 इन दो टारगेट्स के लिए निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है। निफ्टी बैंक में अक्षय जी आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि निफ्टी बैंक में हमने चलते हुए देखा है अच्छे से। अगर हम महीने भर की बात करें, 3,000 पॉइंट की एक स्ट्रेट रैली हमने निफ्टी बैंक में देखी है और 54,000 रुपए के ऊपर, 54,000 के लेवल के ऊपर जाकर टिक रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग बहुत चले हैं, तो अब कितना चलेंगे कहना मुश्किल है। सरकारी बैंक उतने नहीं चले हैं अभी। आपको कितनी गुंजाइश निफ्टी बैंक में तेजी की दिख रही है? देखिए, निफ्टी बैंक का भी जो प्राइस सेटअप है अभी भी काफी मजबूत है, पॉजिटिव ही है। बस थोड़ी सी जो कॉशन वाला जो है वो रोल ओवर्स है, क्योंकि रोल ओवर्स जो हमने कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे पे देखे वो 67% के आसपास थी, और अगर आप 3 मंथ्स का एवरेज रीडिंग्स देखे बैंक निफ्टी में करीबन 75% का रोल हमेशा दिखता है। तो थोड़ी सी धीमी गति से लॉन्ग पोजीशंस जो है वो उतना एग्रेशन नहीं दिख पा रहा है अक्टूबर सीरीज में। तो कुल मिला के फिलहाल एक संकेत आ रहा है कि ऊपर में शायद एक कैप लग सकता है ऊपरी तरफ बैंक निफ्टी में, पर अभी तक प्राइस में वो कहीं भी वो सेलिंग या अपसाइड कैप वाला सिनेरियो नहीं दिख पा रहा है। तो मेरा मानना है शायद एक मोमेंटम का राउंड और बाकी हो सकता है। तो अभी भी तेजी का जो है व्यू आप बना के चले, तो जो सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी में वो बनेगा 53,750 स्पॉट बैंक निफ्टी पे। और यहां से अगर आपको आज या कल में देखनी है तो अपसाइड लेवल 54,500 ये पहला टारगेट होगा, और 54,750। तो थोड़े से कंजर्वेटिव टारगेट्स के से आपको इंडाइसेस में वर्क करना है अगर आप अभी करंट रेट पे पोजीशंस बना रहे हो। तो बाकी जिनके पास है 53,750 के नीचे आप स्टॉप लॉस बना के बैंक निफ्टी के लॉन्ग बेट्स होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 53,750 के स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी बैंक को भी होल्ड करें। लेकिन होता यह है कि जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ती है कि आगे क्या होगा, क्या करें। मन में सवाल उठते हैं कि अगर हमने लोअर लेवल पर एंट्री की है तो क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें। बाजार के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, ये जरा समझते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से हमारे खास मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपका शुक्रिया यहीं से अदा कर देता हूं, दिल्ली स्टूडियो से ही। आप हमारे मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं। बाजार में क्या करें विवेक जी, क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पर ऑलरेडी हम ट्रेड कर रहे हैं। ना तो यहां से कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स दिख रहे हैं और ना तो कोई स्पीड ब्रेकर फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन यह कि कहीं ना कहीं चर्चा यह भी हो रही है कि बाजार ओवरबॉट जोन में चले गए हैं, थोड़े से महंगे हो गए हैं। आपकी रीडिंग क्या कह रही है? अब अपने कंसोलिडेशन वाले फेज में बाजार जाएगा या जो तेजी अभी दिख रही है ये बरकरार रहेगी? अभिषेक जी, पहले तो आपके मुंबई स्टूडियो से कनेक्ट होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आया हूँ मैं इधर। देखिए, बाजार में ये होता है ना, कई साल पहले, मतलब हर 4-5 साल में हम लोग एक ऐसा फेज़ देखते हैं, और इस बार फेज़ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हो गया बोल सकते हैं। ये आप 2000 में, 2008 में, मतलब कई बार ऐसा फेजेस देखा है जहाँ पे बाजार लगातार ऊपर गया है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस वाइज सही में कॉस्टली है। इनफैक्ट ऐसे डिस्क्लोजर में बोल सकता हूँ कि हमारे ऑफिस में हम तो क्लाइंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप से जितना दूर रह सको, एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज आपको दूर रहना पड़ेगा अभी। और वैल्यूएशन अभी भी लार्ज कैप में इतने महंगे नहीं है। तो इस बाज़ार में आपको अगर सही में सावधानी से रहना है, ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से जहाँ पे पॉकेट्स ऑफ ओवर वैल्यूएशंस ज़रूर है बाज़ार में। और ये आपको प्रमाण मिलेगा क्योंकि पहले हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, जैसे रेलवेज़ है या फिर डिफेंस सेक्टर। एक में मतलब बहुत कम एनालिस्ट थे जो बोल रहे थे कि डिफेंस और रेलवे से आपको दूर रहना है, और आज के दिन 30% करेक्शन के बाद स्टॉक्स आज ट्रेड कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो ये फेज़
स्मॉल कैप्स में आ सकता है क्या, ये पॉसिबिलिटी आ सकता है, ये है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी करेक्शन आता है 25-30% का, अगर स्मॉल कैप्स की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली, तो आपको वापस निवेश करना होगा। तब तक जहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है आज के दिन भी, मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी अंडर वैल्यूएशन चल रहा है आज के दिन भी। आप अगर वहाँ पे निवेश करते हो, मतलब स्मॉल और मिड कैप से शिफ्ट करते हो पैसा इधर, तो आपको जो डाउनसाइड रिस्क है वो कम मिलेगी। और फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप आज के दिन निवेश कर सकते हो। तो देखिए, जब करेक्शन आएगा तब बेचने को किसी को जगह नहीं मिले। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, जब मतलब रूम में आग लग जाती है तो दरवाज़ा एक ही होता है और सब लोग उससे बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो वैसा सिचुएशन नहीं आए, इसके लिए आपको पहले से सावधान रहना है और इन्वेस्ट वहीं करो जहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक है या फिर लोअर एंड में है। काफ़ी सेक्टर्स बहुत कॉस्टली है जहाँ पे आज सोच के भी डर लगता है। चलिए उसकी भी बातचीत करेंगे विवेक जी, लेकिन निश्चित तौर पर रिकॉर्ड हाइस पर बाजार में चर्निंग होती है, लोग मथते हैं अपने पोर्टफोलियो को और कुछ शेयर बाहर करते हैं, कुछ अंदर करते हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में पोजीशन को थोड़ा सा लाइट रखें, हल्का कर लें, शिफ्ट कर लें। शिफ्ट कहाँ करना है? वो है बैंकिंग फाइनेंशियल और वो है फार्मा। हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ने आज नया रिकॉर्ड हाई भी बना दिया 54,328 का। 12 में से 10 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और सरकारी बैंकों की बात करें तो एसबीआई में स्ट्रेंथ है, 800 रुपए के नीचे चला गया था, 800 रुपए के आसपास आया, फिर नीचे गया और अभी फिर से 800 रुपए के ऊपर आके ये कारोबार कर रहा है। जो 2 शेयर कमजोर हैं वो है फेडरल बैंक के और बंधन बैंक के, अदरवाइज आपको चारों तरफ हरियाली इसमें दिखेगी। लेकिन अक्षय जी, आप ये बताइए कि आपके स्टॉक कॉल्स कौन से सेगमेंट से हैं? क्या वो बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा, कैपिटल गुड्स, इन्हीं सेगमेंट्स से हैं या फिर कहीं बाहर के हैं? जी, तो स्टॉक कॉल्स एक तो मेटल पैक से है, क्योंकि चाइना स्टिमुलस के चलते अगर आप मेटल शेयर का जो चाल है गए 2 दिन में देखेंगे, बहुत सारे जो मेटल्स एफएनओ में जिनके एक्सपोजर है उनमें काफी बढ़त देखने को मिली है। और मेरा मानना है कि और काफी मोमेंटम हमको अक्टूबर सीरीज में इनमें देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक चुना है एनएमडीसी, जिसका करंट मार्केट प्राइस शायद अभी 233 के आसपास है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिंग पैटर्न 210 220 पे बनने के बाद मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक में, जिसके चलते आपको 247 और 253 ये तो टारगेट जल्दी एनएमडीसी में दिख सकते हैं। ट्रेड में आप 227 का स्टॉप लॉस बनाए। दूसरा ट्रेड है अडानी पोर्ट्स। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं, अडानी ग्रुप में काफी मोमेंटम शांत है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके का सेटअप हो रहा है, मेरा मानना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन्स आपको जल्दी दिख सकता है। तो वो गेन्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं। अडानी पोर्ट्स की बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ करंट ट्रेड पे फॉर टारगेट ऑफ 1497 और 1521। ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1427 का। ठीक है, अडानी पोर्ट हो गया और इसके अलावा मेटल पर अच्छे मूव्स दिख रहे हैं अक्षय जी को, और उस स्पेस से आपके लिए एनएमडीसी के शेयर को चुन के लेके आए हैं। आज हमें कई सारे शेयर मिले, वेदांता मिला कमाई के लिए, बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट ने सुझाए थे, आपने इसमें पैसे बनाए। अभी एनएमडीसी मिल रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर चल रहा था। अच्छा, चाइना की तरफ से एक नहीं ढेर सारे स्टिमुलस मेजर्स लिए गए हैं। वो लोगों, गरीब लोगों के कह सकते हैं कि अपफ्रंट कैश कंपनसेशन भी दे रहा है चाइना। रेट कट तो हुए हैं, क्योंकि डेटा बहुत सारे कमजोर थे, रिटेल सेल्स के डेटा कमजोर आ रहे थे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट के डेटा कमजोर आ रहे थे, तो इकोनॉमी मंदी में जा रही थी। उसको सपोर्ट करने के लिए ये तमाम मेजर्स लिए हैं और उसका फायदा वहाँ के मार्केट में दिख भी रहा है। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मेटल का जो मूव है, एक आप जरा फंडामेंटल व्यू दीजिए, इस पर कितना ट्रस्ट करें? क्या इन चीज़ों से चाइना में डिमांड लौटेगी और क्या मेटल में एक सस्टेनेबल हम रैली देखेंगे शेयरों में, या फिर जो कुछ बाउंस आ रहा है थोड़ा सतर्क रहें, प्रॉफिट टेकिंग करते रहे जहां प्रॉफिट हो रहा हो ठीक ठाक? देखिए अभिषेक जी, आपको जहाँ जहाँ मौका मिले ना, प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए मेटल में। देखिए कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो चाइना हो या भारत हो या फिर कहीं पे भी आप ले लो, छोटा मोटा देश भी, अगर श्रीलंका जो जितने प्रॉब्लम से निकला था, ये थोड़ी है कि इकोनॉमी एक बार में रिकवरी हो जाएगी और आपका डिमांड इतना पिकअप हो जाएगा कि वर्ल्ड ओवर मेटल प्राइसेस बढ़ के आपको स्टेबल दिखते रहेंगे। वैसे नहीं होने वाला है। तो ये अगर होना है तो स्लो एंड स्टेडीली और ग्रेजुअली होता है। लेकिन बाजार क्या करता है कि अगले 2 साल का फैक्टर इन कर लेता है आज के दिन ही। तो आज अगर
अगर मेटल्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट एसआईपी मोड में आपको उसमें से बाहर निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वैल्यूएशंस यहाँ पे कोई भी तरीके से सस्ते हैं। हाँ, इतना पैसा अंदर आ रहा है। एफआईआईज का फ्लो आप अगर 10 दिनों का देखो और डीआईएस का भी देखो तो मतलब 15,000 करोड़ ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया है उन्होंने खाली पिछले 10 दिनों में। तो इसके लिए आज के दिन बाजार दौड़ेगा, ये सही बात है, लेकिन सतर्क अपने को ही रहना है। कब अगर मार पड़ेगी तो जोर से पड़ेगी। तो इसके लिए मेटल्स में से ही आप जब जब मौका मिले प्रॉफिट बुक करते रहना है। ठीक है, मेटल में जब जब मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग करते रहना चाहिए। विवेक जी, काम कीजिए, आपको मैं छोटा सा ना एक 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं क्योंकि एक रिसर्च बहुत ही शानदार हमारे पास है। लेकिन आप ना प्राइवेट बैंकिंग से एक शेयर और सरकारी बैंकों में एक शेयर आप जरा खोज के रखिए, क्योंकि आपने कहा कि बैंकिंग फाइनेंशियल पर फोकस करना चाहिए। तो आपके फेवरेट कौन से हैं, कहां पर वैल्यूएशन वाइज पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, ग्लूमी लग रही है, वो आपसे जानेंगे। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि बाजार के बाकी दिग्गज क्या मान के चल रहे हैं बाजार की चाल को लेकर, क्योंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। क्या बाजार में यहां से तेजी जारी रहेगी या यहां से मुनाफा वसूली आएगी? अगर हम अगले एक तिमाही की बात करें तो बाजार के लिए ट्रिगर्स क्या बनेंगे और ट्रिगर्स के अलावा बाजार के लीडर्स कौन से होंगे? ये तमाम सवाल हमने बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स के सामने रखा है और ये पूरा पोल लेकर, बाजार का मेगा पोल लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत शुक्रिया पहले आपका कहेंगे, ये बहुत ही शानदार आपने पोल किया है। बताइए आपने कौन से सवाल पूछे और किस तरह के जवाब आए हैं? जी बिल्कुल, हमने जो है खास करके ईटी नाउ स्वदेश के लिए एक महापोल किया है। मार्केट्स हाई लेवल्स पे हैं तो हमने जो है दिग्गज फंड मैनेजर्स, टेक्निकल एनालिस्ट, सबसे कम्युनिटी में जो है हमने एक पोल लिया। 5 अहम सवाल पूछे। इसमें ऑफकोर्स लेवल्स थे, इंडेक्सेस थे और स्टॉक्स थे जहाँ पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहला सवाल हमने पूछा था कि निफ्टी 26,000 के पार निकल चुका है। अभी भी स्क्रीन पे देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे जो है आपके नंबर्स देखने मिल रहे इंडेक्सेस के। तो आगे कैसा चाल रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका दूसरे तिमाही के नतीजे। यहाँ पे वो रेंज बाउंड रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 70% लोग जो है इस पे एग्री किए हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स जो Q2 के जो नतीजे तक रेंज में रहने की बात है वो लगभग 10% की है। और इसके अलावा जो बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं मुनाफा वसूली के भी पॉइंट से वो थोड़े कम रहेंगे। हमारा दूसरा सवाल था कि निफ्टी बैंक में एक महीने में 3,000 अंक की तेज़ी हमने देखी है। अब आगे क्या होने वाला है? एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है जो हैवी वेट्स है HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन पे जो है निर्भर रहने वाली है चाल। तो ज़्यादा फोकस इन प्राइवेट बैंक्स को देना होगा, लगभग 60% जो है रिस्पोंडेंट्स ने कहा है। तीसरा सवाल हमने पूछा कि बाज़ार के मौजूदा स्तर पे कौन से सेगमेंट से सपोर्ट मिलने वाला है। 3 सेगमेंट्स के ऑप्शंस हमने दिए थे उन्हें, बैंकिंग, IT और कंजम्पशन। और जब मैं कंजम्पशन की बात करता हूं तो इसमें ऑटो, FMCG दोनों ही हैं। यहाँ पे देखें तो बैंकिंग का लगभग 45% जो है हमारे जो है सपोर्ट आई है। इसके अलावा 30% IT को मिला और कंजम्पशन की बात करें तो 25% का। हमारा चौथा सवाल था कि बाज़ारों के लिए ज़्यादा मजबूत ट्रिगर क्या रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं कहूँ तो ये आ रहा है आपका सितंबर तिमाही के नतीजे। मैक्रो इवेंट्स भी हमने 2 ऑप्शन रखे थे सबके लिए। सबसे पहला था अमेरिका के राष्ट्रीय चुनाव के ऊपर और 7 से 9 अक्टूबर के बीच एक इम्पॉर्टेंट RBI पॉलिसी मीट होने वाली है। बट बाज़ार को जो है मैक्रो से ज़्यादा अब अर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। और मैं अर्निंग्स के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Q1 अर्निंग्स जो था लार्जली ब्रॉड बेसिस पे देखे तो यहाँ पे सरप्राइजेज ज़्यादा नहीं देखने मिले। और Q2 जो हिस्टोरिकली देखा गया कि अर्निंग्स थोड़े कम रहते। Q3, Q4 में अर्निंग्स की पिकअप देखने मिलती है ज़्यादातर। ये ब्रॉड बेस लेवल पे रिसर्च है। और आखिरी सवाल जो सबके दिमाग में है वो है स्टॉक क्या है। यहाँ पे हमने 3 स्टॉक्स जो है ऑफर किए थे सबको, SBI, ITC और मारुति सुजुकी। और यहाँ पे देखें तो अगली तिमाही में कौन रफ्तार का सौदागर बन सकता है, उसमें मारुति सुजुकी पे जो है बाजार का ज़्यादा ध्यान है। लगभग 50% रिस्पोंडेंट्स ने इस ऑप्शन को चुना था। और मैं बता दूं कि हुंडई की जो है IPO भी आ रही है और एक रब ऑफ इफेक्ट भी देखने मिल रहा है। बाकी सारे ऑटो कंपनीज़ में, EV पॉलिसीज़ में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। और आज ये दिन के ट्रेड में भी देखिए मारुति में एक अच्छी उछाल देखने मिल रही है। बट इन टोटल हम कहेंगे कि अब अर्निंग स्पेसिफिक ज़्यादा मूवमेंट देखने मिला और प्राइवेट बैंक के प्रति जो है झुकाव जो है ट्रेडर्स का या बड़े इन्वेस्टर्स का भी देखने मिल रहा है। तो ये हमारा महापोल था ईटी नाउ स्वदेश का। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो काफ़ी विस्तृत पोल था। और दूसरा और तीसरा सवाल एक बार ज़रा फिर से लेके आइएगा, क्योंकि 60% लोग मानते हैं कि निफ्टी बैंक के चलने के लिए HDFC बैंक और ICICI बैंक पर अब चाल काफ़ी हद तक निर्भर है। और
किन सेक्टर से सपोर्ट मिलेगा, इसमें भी हमारे रेस्पोंडेंट्स ने कहा है कि बैंकिंग को लेकर 45% व्यू है, 30% आईटी और कंजम्पशन को लेकर 25% वोट आए हैं। विवेक, होपफुली आप रेडी हो गए होंगे अपने शेयर्स के साथ। बताइए प्राइवेट बैंकों में क्या सही है इस वक्त खरीदने के लिए और सरकारी बैंक में क्या लेना है? रेडी तो हमेशा रहते हैं, एवर रेडी है। लेकिन हाँ, आप अगर सही में स्टॉक स्पेसिफिक अगर पूछ रहे हो, देखिए मैंने बहुत बार रिकमेंड किया था HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर में। ये मुझे ध्यान है करीबन 1380 था, तब से आपसे आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ और मुझे अभी भी लगता है कि ये 2000 तक आपको जाके दिखाएगा। तो आज भी अगर वैल्यूएशन देखते हो तो मतलब जो प्रीवियस हाई है उसको भी अभी तक HDFC बैंक ने तोड़ा नहीं है। ये हुआ प्राइवेट में। अब सरकारी बैंक में अभी नहीं छूँगा, थोड़ा सा खतरनाक लगता है। लेकिन हाँ, किसी को फिर भी अगर लेना हो तो बैंक ऑफ इंडिया ठीक ठाक लग रहा है मुझे। और जो BFSI बोल रहा हूँ मैं, एक तो बैंकिंग हुई और फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए जियो फाइनेंस वापस अच्छा लगने लग गया है। तो मुझे लगता है कि हर सेगमेंट में वो लोग कहीं ना कहीं अग्रीमेंट्स कर रहे हैं और बिजनेस फुल फ्लेज्ड चालू होगा। तो ये काफ़ी दिनों से इसी रेंज में स्टेबल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर ले रहे हो तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। अब एक और अगर कॉन्ट्रेरियन बेट अगर पूछो तो ये प्राइवेट बैंक है, ये तमिलनाडु की बैंक है क्योंकि मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इसका IPO आया था, अब IPO का दाम याद नहीं है, लेकिन हाँ 700-800 में बहुत शेयर बिके थे और उस समय से ये करीबन मतलब 400, 450 और 550 के बीच में ये घूम रहा है। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ऐसे कॉन्ट्रेरियन आप देख सकते हो। अब ये अगले 1 महीने में जाएगा, 1 साल में ऊपर चढ़ेगा, ये नहीं मालूम है क्योंकि वहाँ पे एक लीगेसी इश्यूज और सक्सेशन इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन जब भी वो सॉर्ट आउट होंगे, मुझे लगता है कि TMB भी आपको 800 वापस दिखा सकता। तो आज के दिन 450 में अवेलेबल है। ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट दे रहा हूँ मैं। तो HDFC बैंक हुआ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, बैंक ऑफ इंडिया और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो चलिए ये 4 कॉल्स या 4 पिक्स आप कह लीजिए विवेक की तरफ से आते हुए। विवेक आज हमारे साथ मुंबई स्टूडियोज़ में भी हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और विवेक से हम स्पेशली जो है इनके जितने भी स्पेशली जो सदन रिलेटेड काउंटर्स हैं उस पे बहुत ही अच्छी पकड़ है विवेक की। पर विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आपने तो सुझाया, बट इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि आज कर्नाटका की एक पॉलिसी शिफ्ट की भी बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे उनका कहना है कि एक नई EV पॉलिसी वो अगले 5 साल के लिए लेकर आएंगे, शायद हाइब्रिड्स को जो है उसका फ़ायदा हो। अब देखिए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब उसी प्ले के लिए बस कर रहे हैं। वहाँ से सदर्न रीजन से कोई ऑटो स्टॉक जो कि आपको पसंद आता हो? देखिए एक कंपनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप अगर उसका रैली भी देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा शेयर देख के। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। तो आप उसमें देखिए, मतलब कंपनी इनफैक्ट CG पावर को भी उन्होंने ही लिया था, CG क्रॉम्पटन ग्रीव्स को। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आगे चल के मुझे लगता है कि EV में ये लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट EV 3 व्हीलर्स भी ये लोग लेके आ रहे हैं, तो अच्छा करते हुए आपको दिखेगा। लेकिन एक नोट ऑफ कॉशन है सृष्टि, देखिए EV और सेमीकंडक्टर ये बोल बोल के हम लोग सब लोग मतलब आंख बंद करके काफ़ी स्टॉक्स में डाल रहे हैं। लेकिन उदाहरण के लिए बोलता हूँ, रिसेंटली आया था ओला इलेक्ट्रिक, उदाहरण के लिए ये गलती मैंने भी की, थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन मुझे भी बाहर निकलना है तो ऐसे डिस्क्लोजर आप इसको ले लीजिए। लेकिन जो दिग्गज कंपनीज है, बजाज ऑटो है या फिर मारुति है और महिंद्रा है, ये लोग के पास कितना, मतलब आप समझ लो नेटवर्क पावर, मनी पावर और टेक्नोलॉजी सब है इनके पास। तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज EV और सेमीकंडक्टर्स में आ रही है, ये लोग टिक पाएंगे क्या लॉन्ग टर्म में? तो थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है टिक पाए, या फिर हो सकता है कि काफ़ी छोटी कंपनीज़ को ये बड़ी वाली कंपनीज टेक ओवर कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको बहुत ही सावधान रहना होगा इस सेक्टर में। ये नहीं है कि वो हिंदी में बोलते हैं कि बल्टी में बस सब लोग ही जल जाएंगे, नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना आपको। पर ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। आई थिंक मुरुगप्पा ग्रुप की
कंपनी है, तो देखिए जो प्रमोटर्स हैं वो भी काफ़ी जाने माने हैं, और साथ ही साउंड प्रमोटर होल्डिंग के बाद जो है विवेक के लिस्ट में है ये काउंटर, इसको आप ट्रैक ज़रूर कर सकते हैं। पर चलिए इस बीच हमारे साथ राहुल घोष भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, शानदार तेज़ी में आप कहाँ पे नज़र रखे हुए हैं, और साथ ही कौन से स्टॉक्स पे जहाँ पे आपका नज़रिया है, जहाँ पे आपकी फ्रेश कॉल्स है, वो बताइए। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो लास्ट वीक जब मैं शो में था, मैंने कहा था कि 24,800 माफ कीजिएगा, वेंसडे के कल के मॉर्निंग शो में कहा था कि 24,800 अगर होल्ड होता है, 25,800 आई एम सॉरी, अगर होल्ड होता है तो मार्केट एक फ्रेश राउंड अपसाइड पे देखेगा, और वही आप नोटिस कर रहे हैं हो रहा है। दोनों कॉल्स बाय साइड पे, जब मोमेंटम ऊपर की तरफ हो, हम कौन है क्वेश्चन करने वाले कि कितना ऊपर जा सकता है। तो दोनों लाइक आई सेड लॉन्ग साइड के, एक है बजाज फिनसर्व और दूसरा है मदरसन। सो मदरसन करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, टॉप गेनर्स में से है आज। स्टॉप लॉस 204 का रखिएगा और टारगेट 220 का रखिएगा। दूसरा है बजाज फिनसर्व, फिर से टॉप गेनर्स में आज अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अच्छा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1900 का रखिएगा और टारगेट इसका होगा 2100। सो बजाज फिनसर्व एंड मदरसन। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व और साथ ही मदरसन, यहाँ पर आप रखिए नज़र। मदरसन देखिए 200 के ऊपर अच्छे से टिका हुआ है ये स्टॉक, और पूरे ऑटो पैक में जो है हम काफ़ी अच्छा उत्साह देख रहे हैं। पर चलिए इसी के साथ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही साथ अपने एक्सपर्ट से और भी BTST या STBT आइडियाज समझेंगे। in association with SBI, Solid Bank की Solid Backing। शुभ काम में लड़कियां सबसे आगे रहती हैं, इसलिए SBI देता है हर नारी को होम लोन्स कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि घर के ओनरशिप में भी लड़कियों का नाम सबसे आगे रहे। SBI बैटिंग फॉर नारी शक्ति। Presenting partner IDFC First Bank. Always you first. No buck, non-stop dhak, non-stop music on Sunrise Hits. रोज सुबह 8 से 10 सिर्फ Zoom पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स, और आइए एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आपके सामने रखते हैं, जहां पे सरकार और NBFCs को कैपिटल गेन बॉन्ड की मंजूरी दे सकती है। आइए इस एक्सक्लूसिव खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार कुछ और NBFCs को इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो कैपिटल गेन बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं उस लिस्ट में शामिल कर सकती है। खासकर कुछ PSU NBFCs जो हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जल्द ही इस मसले पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रोच करने वाला है, ताकि कुछ और NBFCs को, खासकर वैसे NBFCs जो मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, ताकि वो भी दूसरी कंपनियों की तरह सेक्शन 54 EC के तहत कैपिटल गेन बॉन्ड इशू करके फंड रेज कर सके। जैसा कि आपको पता है कि REC PFC जैसी जो कंपनीज हैं, जो कि NBFCs हैं, वो पहले से इस तरह के बॉन्ड इशू कर रही हैं, लिहाजा उसी लिस्ट में कुछ और कंपनियों को शामिल करने की पहल की जा रही है। इरेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आने वाली कंपनी है, उसने मिनिस्ट्री से इस बात को लेकर अप्रोच भी किया है और गुजारिश की है कि उसे भी REC और PFC के तहत इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, ताकि कैपिटल गेन बॉन्ड्स जारी करके वो भी फंड रेज कर सके। लिहाजा अब इस मसले पर विचार किया जा रहा है और सरकार जल्द ही, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जल्द ही औपचारिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस मसले पर अप्रोच करेगी। साथ ही साथ इंडस्ट्री
का ये भी डिमांड है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाए, ताकि इससे जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है सेक्टर की उसको पूरी की जा सके। और इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या तो वो 0 हो या फिर 0.1% हो, ताकि जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जा सके। अगले 5-6 सालों के दौरान करीब 2030 तक सेक्टर में 33 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की संभावना दिख रही है और कमिटमेंट भी है फाइनेंसिंग सेक्टर की तरफ से। और उसमें से एनबीएफसी की जो हिस्सेदारी होगी करीब 12 लाख करोड़ रुपए की होगी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिलैक्सेशन है, वो देने की मांग की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो ग्रीन फोकस्ड जो भी एनबीएफसीज हैं उनके लिए कैपिटल गेन बॉन्ड जारी करने को सरकार मंजूरी दे सकती है। ये सूत्रों के हवाले से ET स्वदेश को हमारे संवाददाता प्रकाश प्रदर्शी को एक्सक्लूसिव खबर ये हाथ लगी है और हम देख रहे हैं कि एडा के शेयर में आज मजबूती भी है। हालांकि थोड़ा ऊपर से नीचे आ गया ये शेयर। ये IREDA, इस पर जरा विवेक जी आप अपना व्यू दीजिए, कैसी लगती है आपको कंपनी, क्योंकि लगातार एक्सपेंड कर रही है, पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रही है, क्या करना चाहिए अगर किसी के पास नहीं है? मान लीजिए IPO वाले तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बने होंगे अभी तक, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें? ये भाव ठीक है खरीदारी करने के लिए? तो अभिषेक देखिए, ये 300 के ऊपर गया था और इस पे भी मेरी कई बार बात हुई है और आज के दिन ये मतलब स्ट्रगल कर रहा है 225 में। थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था ना कि आपको सावधान रहना कई सेक्टर से, उसमें ये भी आता है। लेकिन हाँ, इस करेक्शन के बाद आप मतलब ज़्यादा डाउन साइड नहीं है यहाँ से। मुझे लगता है कि अगर नीचे की तरफ जाता भी है तो ये 200 के आजू बाजू अच्छा खासा सपोर्ट लेगा। तो आप इसमें देख सकते हो, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और ये अगर बॉन्ड के चक्कर में खाली आप ले रहे हो तो फिर वो रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। हाँ, एज ए कंपनी ठीक है, अराउंड 200 विल बी वेरी गुड एंट्री पॉइंट। ठीक है, 200 के पास मिले तो ठीक है आपके लिए। हालांकि ऊपर से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है, लेकिन भाव याद रखिए 30 रुपये का इसका IPO प्राइस था जहां तक मुझे याद है, और लिस्टिंग पर ये शेयर डबल हुआ था। IREDA क्या, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग का काम करती है, ये कंपनी स्पेशलाइज्ड एक सेगमेंट में है। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं SBI सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह। सुदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके ET स्वदेश पर। बाजार में कहाँ मौके बन रहे हैं सुदीप जी? पहले आप बता दीजिए कि आपके शेयर्स कौन से हैं जहां पर आपकी नजर गई हो, उसके बाद हम आपसे अपने शेयर पूछेंगे। गुड आफ्टरनून। अब मुझे लग रहा है जो हिसाब से स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है, मेटल काउंटर्स तो पहले ही रडार पे, फाइनेंशियल्स, मेटल्स, ये दोनों स्पेस मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मोमेंटम देखा गया है। और अगर मेटल्स की बात करें तो जो टॉप स्टॉक मुझे नजर आ रहा है वो यहाँ पे है नैल्को। नैल्को में हमने देखा है कि एक 7-8 वीक का जो कंसोलिडेशन था, ये स्टॉक में 165 और 180 के बीच में, वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया है। और वो ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखते हैं तो जुलाई के बाद के हाईएस्ट स्तर पर अभी स्टॉक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नैल्को में खरीदारी करी जा सकती है 196 के स्टॉप लॉस के साथ, 210 और 215 के टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो AMC स्टॉक है, HDFC AMC। यहाँ पे एक फ्लैग ब्रेकआउट आया है एक छोटे से टाइम फ्रेम पर। अगर आप वीकली पर भी देखें तो वीकली पर भी एक अच्छा वाला फ्लैग ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से एक बेस बिल्डिंग हुआ है 4330, 4350 के आसपास पिछले 3-4 सप्ताह में, वो बेस बनाने के बाद अब स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लग रहा है स्टॉक में, और रोल ओवर्स भी काफी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है 4450 के स्टॉप लॉस से HDFC AMC लिया जा सकता है, 4650, 4800 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, HDFC AMC और इसके अलावा नाल्को, ये दो शेयर हैं जिस पर कि बुलिश हैं सुदीप, और इन दोनों पर बाय की रिकमेंडेशन। बाजार आप देखिए, बाजार है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। निफ्टी ने 26,250 का भी स्तर छू लिया। मतलब ये आधे घंटे में जो पिछले 3 दिन से हो रहा नहीं, ये बहुत ही कमाल का है। मतलब जो पूरा का पूरा मूव आ रहा है वो आखिरी के आधे घंटे में, 1 घंटे में आ रहा है। मतलब पूरे दिन भर में 100 अंक चला निफ्टी और आखिरी के आधे घंटे में करीब 150 अंकों की रफ्तार और जोड़ ली। 226 अंकों पर है डे हाई पर निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज नया रिकॉर्ड बनाया है, सेंसेक्स ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी बैंक अब 54,450 के आसपास कारोबार कर रहा है, 320 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक, आपको दिखेगा। और सेंसेक्स 85,850 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, लगभग 0.25% के आसपास की तेजी वहां पर है। और इस वक्त 50 में से 44 शेयर
मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 6 शेयर हैं नरमी वाले और चढ़ने वाले शेयरों की जो तादाद है लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक कंपनी न्यूली लिस्टेड जिसने निवेशकों को खूब कमाई कराई है, काफ़ी चर्चा में रही, वो है ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक को लेकर शिकायतें भी बहुत आ रही हैं कि बाइक तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद आफ्टर सेल जो सर्विस है उसको लेकर कुछ कुछ शिकायतें हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि एक महीने में जो कस्टमर कंप्लेंट्स हैं वो 80,000 पहुंच गई हैं। तो कंपनी का इस पर व्यू क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, शिकायतों का निपटारा करने के लिए कंपनी की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओला इलेक्ट्रिक के CFO हरीश अभिचंदानी। हरीश जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। सर, जरा आप ये बताइए कि ये जो शिकायतें आ रही हैं उसमें कितना दम है, जरा इसको लेकर आप जरा अपना व्यू पॉइंट रखिए, अपने पॉइंट्स रखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। सर, शुक्रिया अभिषेक, मुझे ये शो पे लाने के लिए। देखिए, जो शिकायतों का जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो काफ़ी ऐसे एम्पलीफाइड हैं, जो असलियत है वो थोड़ी अलग है। लेकिन हम ये सर्विस पे हमारा पूरा फोकस है, हम कस्टमर फर्स्ट अप्रोच रखते हैं हमारे सर्विस इकोसिस्टम में, और उसके लिए हम उसमें कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा हमारी जो आज रिलीज हुई है उसके हिसाब से हम करीबन और 625 और नेटवर्क पार्टनर्स ऐड कर चुके हैं और कर रहे हैं, और 1000 तक लेके जाएंगे। इनमें सेल्स, सर्विस वगैरह पूरी जो इकोसिस्टम है हमारी फ्रंट एंड की, ये बहुत स्ट्रेंथन और स्ट्रांग होगी और कंटिन्यू होगी इन्वेस्टमेंट इसमें। तो ये जो मैटर है ये हमारे बिल्कुल करीब है, हम इसको पूरी तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं। राइट, हरीश जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, थोड़ा सुर्खियों में ज़रूर है, आपकी कंपनी के कंप्लेन ज़्यादा है, पर आपने ये तो बताया कि जो 80,000 का आंकड़ा है प्रति महीने वो थोड़ा सा ज़्यादा है, पर आपसे समझना चाहेंगे अगर आप हमें कोई इंडिकेशन दे पाएँ कि कहाँ पे है ये नंबर फ़िलहाल, और साथ ही ये भी समझा पाएँ कि इतनी कंप्लेंट्स आ क्यों रही हैं। या तो बैच वाइज कोई तकनीकी गड़बड़ी है उसके चलते कोई दिक्कतें हैं, या फिर सर्विस स्टेशंस में स्टाफ की कमी है, क्या कुछ चिंताएं हैं उसको लेकर, और कंपनी क्या स्टेप्स उठा रही है हरीश जी उसको पूरा करने के लिए, ये भी बताइए। देखिए, कंपनी अपनी तरफ से हम ये पूरी दिलो जान से लगे हुए हैं। इसमें करीबन आज 600 सर्विस सेंटर्स हमारे एक्टिव हैं, वो हम 1000 तक मैंने कहा जैसे लेके जाएंगे, और आगे भी उसमें इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। हम पूरा रैंप अप कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कि ये सर्विस की जो इश्यूज हैं ये कोई यूनिक है या कोई बैच की है, ऐसे इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कंसर्न है। ये नॉर्मल मैटर्स हैं जो हम टैकल करते हैं, और सेल्स काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, रैंप अप हो चुका है, और सर्विस को भी हम उससे रैंप अप में अलाइनमेंट कर रहे हैं, और यही हम गैप को नैरो डाउन करके हम एकदम उसको लेवल पे लेके आएंगे, जिससे कस्टमर की सर्विस में कोई इशू नहीं आनी चाहिए। एक और बात हरीश जी, अगर हम आपका मार्केट शेयर देखिए आप तो लीडर हैं ही पूरे 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, पर इसके अलावा अगस्त महीने में जो आपका मार्केट शेयर था वो 39% से घट के 31% पे आ गया। ऐसे में आने वाले वक्त में जैसे कि फेस्टिव सीजन सेल्स किक इन होंगी, या फिर जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आप अपने मार्केट शेयर की जर्नी कैसे देख रहे हैं, और इस महीने या आने वाले महीने क्या 31% से बेहतर मार्केट शेयर की उम्मीद करें? देखिए, मार्केट शेयर तो एक आउटकम है, जिससे मार्केट भी ग्रो हो रहा है। अगर कंपटीशन आ रहे हैं तो अच्छा है। ईवी की जो पूरी इकोसिस्टम एक्सपैंड हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत क्लियर है। हमारे प्रोडक्ट्स आपने देखा, हमने मोटरसाइकिल्स भी अनाउंस किए हैं, तो उसकी भी रैंप अप हम करेंगे। स्कूटर्स में हम लीडर हैं, मोटरसाइकिल में अभी कोई है नहीं, उसमें हम डिसरप्ट करेंगे मार्केट। सो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी, हमारी जो बिजनेस की जो डायरेक्शन है, उसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। हम उस पर बहुत एग्जीक्यूशन फोकस में लगे हुए हैं। पे तो नज़र रहेगी, पर हरीश जी हाल फिलहाल ही आपने अपनी बाइक लॉन्चेस किए हैं, किस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला है बीते महीने? क्या बुकिंग्स के नंबर्स या किस तरीके से आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक बिल्डअप होते हुए बाइक सेगमेंट में, उसके बारे में कोई आप नंबर शेयर करेंगे? नंबर्स तो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जो एक्साइटमेंट हमारे टच पॉइंट से हम देख रहे हैं कस्टमर्स के लिए, क्योंकि आज तक हमारे देश में इलेक्ट्रिक बाइक की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। कुछ छोटे प्लेयर्स हैं वगैरह, बहुत नीश मार्केट है उनके प्लेयर्स के, बट हमारे जो
अनाउंसमेंट्स आपने देखे हैं वो एकदम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं। प्राइस पॉइंट्स आपने देखे हैं, हमने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं अगस्त 15 की हमारी अनाउंसमेंट में। तो ये बहुत ही हमारे लिए और पूरे टू व्हीलर इकोसिस्टम के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है कि आज जो 3 साल पहले हमने स्कूटर में जो जर्नी शुरू की थी, आज हम बाइक में वही कर रहे हैं और ये बड़ा नया इकोसिस्टम उसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हरीश जी आज समय देने के लिए और अपने पॉइंट्स रखने के लिए और ये बताने के लिए कि जो नए लॉन्च हैं कैसे रिस्पॉन्स है और आगे का आउटलुक भी आपने शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात कर लें, एक बार शेयर पर व्यू ले ही लेते हैं क्योंकि शेयर जो है 160 रुपये के आसपास तक के हमने भाव देखे और अब ये लगातार गिर के 102-3 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास आ गया है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। हालांकि हमने देखी पिछले दिनों देखा कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो इसको लेकर ख़राब नहीं आई हैं। एक ज़रा व्यू लेते हैं विवेक जी, ओला इलेक्ट्रिक मान लीजिए किसी को अगर बाई करना हो शेयर ये, क्योंकि तूफानी रफ्तार हमने शेयर में देखी, फिर उसी रफ्तार से नीचे भी आया है, एंट्री पॉइंट सही है या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और कूल हो जाए तो बेहतर है? तो अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बोल रहा था इनफैक्ट सृष्टि को कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हीटअप हो रहा है। अब जब कंपटीशन एक तो हीटेड है और उसके बावजूद और मतलब उसके अलावा इतने सारे कंप्लेंट्स वगैरह आ रही है कंपनी की तरफ से, मतलब कस्टमर्स की तरफ से, तो थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच अप्रोच भी लगा सकते हो इधर। हाँ, करेक्शन काफ़ी आ चुका है स्टॉक में, तो इसके कारण अगर किसी को एंट्री करना हो तो स्लो एंड स्टेडली, और मैं ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी रैली नहीं देखता यहाँ से। अगर 140 एक जाता है तो अच्छा खासा एग्जिट पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्लो एंड स्टडीली लीजिए, एक बार में नहीं, आप उसको मतलब इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट कर लीजिए बस। ठंडा करके खाना है। आप कर सकते हैं इसमें निवेश, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़ा और नीचे आने दीजिए। थोड़ा सा चाहें तो आप SIP मोड में अलग अलग लेवल पर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बाजार 200 अंकों पर 26,200 के आसपास निफ्टी थोड़ा सा ऊपर से नीचे ज़रूर आए, लेकिन कुछ शेयरों को अगर हम बताएं आपको, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व फाइनेंशियल्स में ये अच्छे से मोमेंटम में है। अगर हम कंजम्पशन की बात करें, आज हमने नेस्ले में बढ़िया मूव देखा और ऑटो में मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे कुछ शेयर हैं जहां पर बढ़िया रफ्तार है। मेटल तो पूरे के पूरे जोश में दिख रहे हैं। सुदीप, एक राय आपसे जरा चाहेंगे ना ग्रासिम के शेयर पर। ग्रासिम जरा चेक कीजिए, क्या और चल सकता है शेयर, ये नई तेजी करनी इसमें? सुदीप अनम्यूट कीजिए, फिर सुन पाएंगे आपको हम। माफ कीजिएगा अभिषेक जी, ग्रासिम के चार्ट को यदि हम देखें तो पिछले 3-4 महीने में 3 दफा ऐसा हुआ है स्टॉक ने अपना जो 100 दिन का मूविंग एवरेज है वहां पे सपोर्ट ले लेके बड़ी रैलीज दिखाई है। जून में हुआ था, फिर अगस्त में, और अब फिलहाल हो रहा है। तो इस बार भी पिछले 2 दिन के पहले हमने देखा था 2600 से स्टॉक ने वही 100 दिन के मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिए और अब एक स्ट्रॉन्ग मूव आ गया और काफी हम चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स में मोमेंटम भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे डेली और वीकली चार्ट को साथ में रख के देखें तो काफी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और 2710 का लेवल जब तक होल्ड करता है तब तक 2800 2820 के लेवल्स ये स्टॉक पे आ सकते हैं। ठीक है, ग्रासिम को लेकर ये व्यू। लेकिन एक शेयर PV फिनटेक को लेकर खबर आई थी कि ये नए कारोबार में कंपनी एंट्री कर रही है, हेल्थ केयर कारोबार में कुछ नए मॉडल के जरिए। और हमने शेयर की पिटाई देखी, करीब करीब शुरुआती सत्र में 10% से शेयर टूटा, लेकिन रिकवरी बहुत शानदार रही है। PV फिनटेक का शेयर देखिए सिर्फ अब 1.5% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहा है, 1700 रुपये के आसपास आ गया। जबकि आज हमने इंट्राडे में इसको देखा कि 1550 के भी लोज टेस्ट किए थे PV फिनटेक ने। हालांकि 1900 के स्तर से लगातार PV फिनटेक टूटा है, लेकिन क्या अपने सपोर्ट्स को इसने पा लिया है और यहाँ से और रिवर्सल दिखाएगा? इस पर एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे राहुल जी। PV फिनटेक बताइए क्या करना चाहिए? तो अभी फिलहाल बाय का व्यू नहीं रहेगा स्टॉक में। थोड़ा जो बेस बना है वो ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है। वेट एंड वॉच करना चाहिए। मूव शार्प आया है तो आपका बात जाहिर, बट मिनिमम आई वांटेड टू क्रॉस 1800 रुपीज एक मोमेंटम लॉन्ग के लिए भी, तब तक मेरे ख्याल से साइडलाइंस पे रहना बेटर रहेगा।
अभी बाय नहीं करना है। ठीक है, 3:15 बज गए हैं। चलिए काम करते हैं, हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, उसकी ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं अक्षय जी आपसे। बताइए आपके BTST ट्रेड्स कौन से होंगे? BTST पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप STBT नहीं देंगे। जी, तो HUL रहेगा फर्स्ट काउंटर। 2987 का करंट मार्केट प्राइस है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है। हल्का सा डिप दिखा था 2 दिन में, तो सपोर्ट एरिया से वापस अच्छा बाउंस करा है। तो BTST करे फॉर टारगेट्स ऑफ 3100, स्टॉप लॉस अप 2925 का बनाइए। और मेटल क्षेत्र में आप टाटा स्टील को भी BTST कर सकते हैं, जो डे हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, एक शानदार ब्रेकआउट कर चुका है और 170 173 के रेंज की शॉर्ट टर्म टारगेट्स छूने की तैयारी कर रहा है। तो ये टारगेट के लिए आप 161 का स्टॉप लॉस बना के बाय कर सकते हैं। ठीक है, 161 का स्टॉप लॉस, 173 के टारगेट टाटा स्टील के लिए। अच्छा, टाटा स्टील में कल के सत्र में हमारी जब बातचीत हो रही थी हमारे एक्सपर्ट से, चंदन तापड़िया थे, उनसे हमने पूछा था कि टाटा स्टील में करना क्या है, तो उन्होंने बोला था कि 162 165 के लिए आप इसको ट्रेड कर लीजिए, बाय कर लीजिए। 165 आप देखिए आज का हाई है, इसी स्तर पर आसपास ये कारोबार कर रहा है, लेकिन अब इस पर और ऊपर के टारगेट खुल गए हैं। 173 का टारगेट हो गया है, 161 का स्टॉप लॉस, ये अक्षय जी की तरफ से। HUL के लिए 3100 के टारगेट और 2925 रुपए के स्टॉप लॉस आपको लगा के ट्रेड करना है HUL के शेयर में। तो एक कंजम्पशन वाला शेयर, एक मेटल वाला शेयर आपके लिए हो गया। आप बताइए सुदीप, आपके रडार पर कौन से शेयर आ रहे हैं BTST के लिए? सुदीप जी अनम्यूट कीजिए सर, बार बार आप म्यूट कर दे रहे हैं। अपोलो टायर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अपोलो टायर में 548 के स्टॉप लॉस के साथ 565 के टारगेट्स के लिए BTST अपोलो टायर में किया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जो नजर आ रहा है वो है नेस्ले। नेस्ले में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आ रहा है। अराउंड 2720 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 2820 के टारगेट्स आ सकते हैं। वीकली चार्ट्स पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जारी रहेगा और एक आउट परफॉर्मेंस नेस्ले में देखा जाएगा। ठीक है, अपोलो टायर्स में काफ़ी टाइम से अच्छा मूव चल रहा है और 548 का स्टॉप लॉस, 568 के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर लीजिए। और दूसरा जो शेयर नेस्ले बताया आपको सुदीप ने, 2720 का स्टॉप लॉस, 2820 के 2800 और 2820 रुपए के टारगेट आपके लिए इसमें बन जाएंगे। राहुल जी, आप भी क्या तेजी की तरफ हैं? कौन सा शेयर आपका होगा? हाँ जी, मैं भी तेजी की तरफ हूँ और हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे रेडार पे भी था BTST के लिए, जो मेरे कोलीग ने अभी आपके शो पे कहा। दूसरा एक और काउंटर अल्ट्राटेक सीमेंट देख सकते हैं, 12,070 के आसपास चल रहा है। इवन शॉर्ट टर्म के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा लग रहा है। 11,680 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। और BTST के लिए प्योरली प्ले करना चाहते हैं तो 12,250 का टारगेट रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए 12,700 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 12,250 और 12,700 BTST करनी है। 12,250 थोड़ा सा और लंबा रखना है। 12,700 के टारगेट आपको अल्ट्राटेक सीमेंट में बन जाएंगे। डे हाई पर यह भी शेयर ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल मोमेंटम जहां पर मजबूत है, जहां पर लगता है कि नहीं प्राइस एक्शन हो सकता है, वो शेयर चुन के हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए दे रहे हैं। मारुति सुजुकी की अगर बात करें तो सुदीप क्या लगता है, क्योंकि अब ये अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ये शेयर चला गया है, 13,400 पर ट्रेड कर रहा है, इसमें ट्रेड लेके जाएं या फिर छोड़ दें इसको? मुझे लग रहा है अभिषेक जी, यहाँ पे मारुति में 13,000 के ऊपर ही एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज दे रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे तो बिल्कुल BTST भी अगर करना है या पोजिशनल ट्रेड भी करके जाना है तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो इसके लिए लेटेस्ट ट्रिगर है, जो Hyundai का IPO के बारे में बात हो रही है, वहां पे उसके लिए भी जो क्लियरेंस मिला, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो चुका है। तो मुझे लग रहा है जो पहले पिछले 1 महीने में हमने देखा था कि 2 व्हीलर्स चल रहे थे, अब मुझे लग रहा है 4 व्हीलर्स की तरफ वो झुकाव आया है। तो यहाँ पे इसको लेके जाना चाहिए अगर, और पोजिशनली भी होल्ड करना चाहिए। जब तक 13,000 होल्ड करता है तब तक 13,900 और 14,200 के लेवल्स भी मारुति में आ सकते हैं। ठीक है, 13,900 14,200 के भी लेवल आ सकते हैं मारुति के लिए। लेकिन मारुति के शेयर में जो तेजी हो रही है, ये हो क्यों रही है? क्यों ये निफ्टी का टॉप गेनर है? बड़ी तेजी के पीछे की जरा वजहों को समझते हैं। सृष्टि साथ में है हमारे,
वो ऑटोज को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं, कवर करती हैं। सृष्टि समझते हैं कि क्या ट्रिगर बन रहे हैं। सृष्टि बताइए, मारुति फुल कह सकते हैं कि 5th गियर में चल रहा है शेयर, ये क्या रीजन है इसके? बिल्कुल अभिषेक, अब ये भी कहते सकते हैं कि शायद नाइट्रो भी उसने लगा लिया हो, 5th गियर तो दिख ही रहा है। पर इसके अलावा आप देखिए तो ऐसी कुछ पॉलिसी डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं जिससे मारुति सुजुकी को आने वाले टाइम में फ़ायदा हो सकता है। हालांकि अभी फ़िलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है, पर रिपोर्ट्स ये बता रही है कि कर्नाटका सरकार जो है अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और साथ ही ईवीज़ को राहत देने की तैयारी में है टैक्स के फ्रंट पे। अगर बात करें कुछ रिपोर्ट्स की तो उनका ये मानना है कि अगले 5 साल के लिए नई ईवी पॉलिसी भी कर्नाटका सरकार जो है उस पर विचार कर रही है, जिसमें कि अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स जो कि 25 लाख के अंदर हैं उनमें पूरी तरीके से रोड टैक्स हटा दिया जाए, ये पॉइंट भी शामिल है। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ समय पहले यूपी सरकार ने भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स में अपना रोड टैक्स और जो सेस था उसको हटाया था, और ये काफ़ी बेनिफिशियरी और बहुत ही पॉजिटिव खबर साबित होती है कंपनी के लिए, क्योंकि अभी जो दबदबा है पूरे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड स्पेस में वो एक मारुति सुजुकी और दूसरा टोयोटा का है। इसके अलावा कर्नाटका क्यों अहम बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है सिर्फ ना ही ये बोल रही है कि हम जो है जो आपकी सेल्स हैं उसको थोड़ा बेटर कर सकते हैं, जो टैक्स अगर कम होते हैं तो लाजमी सी बात है कि लोग इसको आएंगे, बढ़ेंगे आगे और ज़्यादा खरीदेंगे। पर साथ ही वो ये भी कह रही है कि अगर आप यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो आपको PLI का बेनिफिट भी मिल सकता है अगले 5 साल तक के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है। कर्नाटका सरकार अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स या फिर EV को लेकर राहत देती है, डिमांड आगे बढ़ सकती है। पर ध्यान रखिए, ये पॉलिसी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, कुछ बातें ज़रूर चल रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये पूरी खबरें सामने आई हैं। और आप देखिए स्टॉक में भी भरपूर एक्साइटमेंट है। आज 13,000 के ऊपर निकला है ये स्टॉक और फिलहाल निफ्टी का टॉप गेनर भी है। ठीक है, निफ्टी का टॉप गेनर मारुति के शेयर पर हमने व्यू भी ले लिया। सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी स्पेस यानी कि ऑटो स्पेस से ऑटो इंसिलरी की बात करते हैं और मदरसन सुमी को ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। आप ज़रा इसको चेक कीजिए अक्षय जी। 210 रुपये के ऊपर जाकर मदरसन सुमी अब टिक रहा है और तेज़ी भी दिखा रहा है। आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं और क्या इसमें अगर तेज़ी में है तो होल्ड करें, नहीं है तो क्या नई तेज़ी कर सकते हैं इसमें? जी, एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है और 210 पे अभी इंट्राडे में ब्रेकआउट हो रहा है और आइडियल BTST कैंडिडेट है ये। तो जिनके पास है बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। ये पोजीशनल टारगेट आपको 230 से 235 तक बनता हुआ दिख रहा है और अगर BTST कर रहे हो तो 220 222 तक कल आपको ये दिख सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव नजरिया है। 200 का एक सपोर्ट बेस बन चुका है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो बाय करने की सलाह रहेगी संवर्धन मदरसन में। ठीक है, बाय करने की सलाह है संवर्धन मदरसन में। आज बाजार में ना पूरी तरह से एक्सपायरी का एक्शन दिख रहा है। अगर आप रोल ओवर्स चेक करेंगे तो अभी हम ऐसी उम्मीद करके चल भी रहे थे कि शायद इसी रेंज में रोल ओवर जाए, 72, 73, 74% के आसपास, 72.5 करीब रोल ओवर हैं। और अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें, रोल ओवर वाले कुछ स्टॉक्स जरा पूछ लेते हैं। सुदीप, आप जरा एक बार HDFC बैंक देखिए, अब तक करीब इसमें 91-92% के आसपास के रोल ओवर हैं, तो तगड़े सेंटिमेंट इसके लिए दिख रहे हैं। HDFC बैंक, आप क्या सलाह देंगे? पोजीशन रोल कर लें इसमें, तेजी में है तो? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है ये अगले महीने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग घोड़ा हो सकता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स फॉर द नेक्स्ट मंथ आई फील। अगर आप देखिए HDFC बैंक ने कितने महीनों के बाद ये ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट देने के साथ साथ सीरीज का भी इतने बड़े पॉजिटिव नोट पर स्टॉक क्लोज नहीं करता है। तो यहाँ पे जो रोल ओवर जो है वो ये इंडिकेट करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग हैंड्स है यहाँ पे, और जो अगले महीने में भी ये पोजीशंस में भी कंसोलिडेशन थोड़ा देखा जाएगा, बट ट्रेंड स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और उसी की वजह से बैंक निफ्टी में वाइब्रेंसी है, लोअर लेवल्स पे डिप्स पे खरीदारी हो रही है। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल रोल करके जा सकते हैं। 1730 का एक स्टॉप लॉस रखे और 1880 और 1920 के टारगेट्स आ सकते हैं। 1920 बढ़िया है। दो और शेयर राहुल जी आप जरा चेक कीजिए जहां पर रोल ओवर तगड़े हैं, और वो हैं रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी खूब चला है। ओबरॉय रियल्टी में करीब 90% के रोल ओवर हैं, और एशियन की बात करें तो एशियन पेंट के रोल ओवर हैं 93% के आसपास। इन दोनों शेयरों में क्या करना है? तो ओबरॉय रियल्टी करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग इनिशिएट नहीं करेंगे, लास्ट हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है
और एक बुलिश कैंडल नहीं बनाया है करंटली। आप नोटिस करेंगे डे हाई में निफ्टी क्लोज कर रहा है या उसके आसपास, बट ये डे हाई से थोड़ा सेलिंग आया है ओबरॉय रियल्टी पे। दूसरा शेयर आपने माफ कीजिएगा कौन सा बोला था? एशियन पेंट्स। सो जनरली एफएमसीजी सेक्टर्स के चार्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर आप ले लीजिए, एशियन पेंट्स सभी ले लीजिए, थोड़ा सा दे आर लुकिंग गुड ऑन द चार्ट। एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 3341, एक्चुअली वो सप्लाई जोन है जहां से करेक्शन आया है, और अभी आप आज देखेंगे 3200 के डिमांड जोन से बाइंग फिर से शुरू हुआ है। लॉन्ग जाने के लिए मेरा सलाह यहाँ पे होगा कि 3320 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा विद अ स्टॉप लॉस एट 3280। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर ये व्यू। फटाफट आप जरा एक बार अक्षय चेक कीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। इसमें हम देख रहे हैं कि रोल ओवर्स भी ठीक है और लोअर लेवल से रिवर्सल दिखा के अब फिर से डे हाई के आसपास पहुंच गया है। जो आईडीएफसी के रिवर्स मर्जर को एनसीएलटी से मंजूरी मिली है, बाजार उसको काफी पॉजिटिवली ले रहा है। क्या सलाह होगी आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर? ये एक डार्क हॉर्स बेट है, हमने हमारे क्लाइंटों को भी दिलाया ये स्टॉक, क्योंकि 5 हफ्ते का एक सपोर्ट बेस का कंसोलिडेशन है, बस मोमेंटम लौटने की देरी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ही स्टॉक 75 का लेवल ब्रेक करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपटिक दिखेगा, तो बॉटम फिशिंग करना है। और आप मिड कैप्स बैंक में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया डार्क हॉर्स बेट रहेगा। अगर ये यहाँ से चलता है तो 78 और 82 ये 2 टारगेट एरिया आपके अक्टूबर महीने के लिए बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनेगा ट्रेड में 70 रुपए का। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर ये व्यू। फटाफट आप 30 सेकंड में सुदीप राय दीजिएगा। ब्लू स्टार महीने भर में करीब 25% भाग गया, डे हाई के आसपास ये क्लोजिंग दे रहा है। आप ये बताइए, आज इसने 52 वीक का नया हाई भी बनाया है। क्या करना चाहिए ब्लू स्टार? क्या ये स्टारडम जारी रहेगा? तेजी में है तो सौदा लेकर जाएं? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लग रहा है सौदा लेके जाना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट मिड कैप स्टॉक है पिछले काफी महीनों से, जहां पे मिड कैप में हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है काफी, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग और सिलेक्टिव मिड कैप्स चल रहे हैं, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस है और इसे लेके जाना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जब तक 2050 का लेवल होल्ड करता है पोजिशनली, तब तक 2300-2350 के लेवल्स आ सकते हैं। को लेकर ये व्यू। चलिए, बाजार बंद होने में करीब 80 सेकंड के आसपास समय रह गया है और एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं। बहुत ही शानदार सत्र आज का रहा है। हमने निफ्टी पर 26,250 के भी स्तर देखे, वहां से थोड़ा सा नीचे बाजार जरूर आया है और रिकॉर्ड हाइस पर ही होता रहेगा। आज एक्सपायरी का बहुत ही बढ़िया एक्शन हमने बाजार में देखा है। रोल ओवर्स 72-73% के आसपास रहे अगर हम निफ्टी की बात करें तो, और निफ्टी बैंक 150 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने जा रहा है। सेंसेक्स में रही 500-550 अंकों की तेजी, आज हमने 85,800 के भी लेवल देखे। फुल स्पीड में मारुति दौड़ा है, टाटा मोटर दौड़ा है, एमएनए में अच्छी तेजी रही तो ऑटो में ये शेयर चले, और मेटल में हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये तमाम शेयर आज बढ़िया मजबूती के साथ बंद हुए हैं। ज्यादातर शेयरों में आज मजबूती रही है। एक शेयर ने अपनी तेजी गंवाई है और वो है लेटली हमने देखा एचडीएफसी बैंक ने आज ऊपर से थोड़ा सा इसमें रिवर्सल आया है। अदरवाइज बाजार का ओवरऑल मूड ठीक रहा है। फार्मा में अगर आप सिप्ला को और ओएनजीसी को छोड़ दें, जहां पर 1% से ज़्यादा कमजोरी रही, अदरवाइज बाजार में आज डिस्टर्बिंग फैक्टर्स वैसे नहीं रहे। पीवी फिनटेक जो शुरुआत में गिरा, बाद में वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रिकवरी उसने दिखा भी दिया। 1-1.25% की गिरावट के साथ बंद होने जा रहा है। लेकिन वायदा का टॉप आज गेनर रहा, वो रहा वेदांता। 5% के तगड़े मूव्स, डिविडेंड वाली जो खबर आई थी कि 8 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है, बोर्ड उस पर विचार करेगा, उसको बाजार ने लिया है पॉजिटिवली। तो बढ़िया क्लोजिंग आज के सत्र हमने देखी है। हाँ, ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप का, स्मॉल कैप का मूड थोड़ा सा जरूर खराब रहा। उसके चलते ही आपको एनएससी के जो डिक्लाइंस दिखेंगे वो 1507 शेयरों के देखेंगे। एनएससी के एडवांसेस हैं, यानी कि चढ़ने वाले शेयर 1076 का ये आंकड़ा। 26,186 पर निफ्टी की क्लोजिंग है, रिकॉर्ड हाई, रिकॉर्ड क्लोजिंग कहेंगे, और सेंसेक्स की भी रिकॉर्ड क्लोजिंग। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़े नरम, आधे % के आसपास की गिरावट रही है। चलिए, इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। विवेक जी बहुत शुक्रिया आपका, अक्षय जी आपका बहुत धन्यवाद, राहुल जी